Okay, everybody, can you see the screen and can you hear me? Okay, cool. Good afternoon. So, see, there are certain printing mistakes and errors in the question. Okay. So, do I need to discuss that? Do I need to discuss the paper? Okay. Okay, I have a sequence and I'll follow the same. ठीक है, तो मैं मेंस के फिजिकल इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस कर देता हूँ, फिर एडवांस के करता हूँ. ठीक है, that will work. चलेगा ना वैसा? ठीक है. So let us start with JEE mains segment. ये ज्यादा पतला तो नहीं है? इज दिस फॉन्ट्स ठीक है या इसको थिक करें थोड़ा? ठीक है, ठीक है, ठीक. फाइन. सो वी विल स्टार्ट विद जेईई मेन सेगमेंट. देखो, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. क्वेश्चन ये शायद तुमने देखा होगा. Calculate the minimum number of spectral lines observed in the emission spectra of multiple hydrogen atom when all the electrons initially present in the fourth excited state de-excite to the ground state. ये मिल गया? एक क्वेश्चन मिला ना सबको? अलग अलग होगा. तो देखो, एक्चुअली में क्या है, तुम्हारे पास पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. दे आर आस्किंग मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, राइट? तो जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम के लिए क्या होगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 5. तो सब 5 से 1 डायरेक्टली आ जाएंगे ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? सब डायरेक्टली 5 से 1 आएंगे. यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? n इंटू एन माइनस 1/2. इज इट अप्लाइड ओवर हियर? ये मैक्सिमम के लिए होता है और आपसे मिनिमम पूछा गया है. तो मान लो बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन सारे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है. तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? सारे आ जाएंगे ना ऑब्वियसली. इज दैट क्लियर? सारे 5 से 1 आ जाएंगे. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सबके जैसे मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है. तो मैक्सिमम जम्प्स थोड़ी पूछा गया है, मिनिमम जम्प्स. तो सारे इलेक्ट्रॉन 5 से 1 आएंगे. तो सब 5 से 1 वाले जम्प जब प्रिज्म से पास होंगे तो एक ही लाइन दिखेगा ना. Everybody, is that clear? So we'll get only one line. Okay, is that clear everyone? Everyone, is it clear? अथर्व, तुम्हें डाउट है? अथर्व, is that clear to you? मिनिमम 0 कैसे हो सकता है? एक लाइन तो आएगा ना जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो. कम से कम एक लाइन तो चाहिए ही ना. ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग पावर? तो पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट किसका होता है? Li+ का होता है ना. ये तो बहुत इजी है. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है? The difference between heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant volume. यानी तुमसे पूछ रहा है डेल्टा H माइनस डेल्टा U. तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होता है बताओ? इट इज डेल्टा NgRT, है ना. अब किलो जूल में बोला है तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देना. कहानी खत्म. आगे बढ़ सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी है. क्वेश्चन 4 क्या कहा जा रहा है कि ये वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन है 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में. तो ऑक्सीजन जो है दैट इज 40 ग्राम. तो मेटल कितना होगा एवरीबॉडी? मेटल 60 ग्राम होगा. एक ऑक्साइड में जितने इक्विवेलेंट्स मेटल के होंगे
नहीं इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के भी होंगे। ऋग्वेद तुम्हें कोई डाउट है? ऋग्वेद तुम्हें कोई डाउट है? अच्छा ये आंसर गलत दिया है क्या? ये आंसर गलत दिया है एवरीबॉडी? सोहम सेज कि इसका आंसर गलत दिया है। बताओ ये रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करो, डेल्टा एनजी कितना आया तुम्हारा? एवरीबॉडी डेल्टा एनजी -3 आया ना, क्योंकि 12 - 15, तो -3 इंटू आर 1/12 ले लो, टेम्परेचर 273 ले लो। नहीं नहीं, यहाँ पर तो एटीएम लीटर में थोड़ी निकालना है। जस्ट मिनट, 25/3 ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 298 से और डिवाइड कर दो 1000 से, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है एवरीबॉडी, क्या आ रहा है चेक कर लो। आया नहीं आया तो वो आंसर नहीं है। ए तो 7 - 7.43 आंसर नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल जो है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के होने चाहिए, क्योंकि ऑलवेज एक सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जितना इक्विवेलेंट मेटल का होगा उतना ही ऑक्सीजन का भी होगा। तो मेटल का इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये 60/E आ जाएगा कितना बताओ? ये आएगा 5। तो E क्या आया? E आ जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो इसमें डाउट है क्या? इन एन एक्वा सॉल्यूशन हैज ट्वाइस एज मेनी OH माइनस एज प्योर वाटर, इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इज दैट क्लियर? आदित्य तुम्हें इसमें डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन 10% reactant decomposes in 1 hour, 20% in 2 hours, 30% in 3 hours and so on. ये क्लियर है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। फाइन, then the half life of a first order reaction is 6.93 minute. The time required for completion of 99% of the chemical reaction. एक क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था ही नहीं प्रिंट। एक क्वेश्चन में था क्या दूसरा पार्ट प्रिंट? बहुत लोगों ने भेजा था। एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन मिला आपको? द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी। ये हो जाएगा? एवरीबॉडी से यस और नो? फाइन। फिर 9, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A plus B gives प्रोडक्ट इज K A की पावर। ये क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ओके, फिर द नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो 12 ही होगा। दिस इज PT Br Cl CN और SCN2 पॉजिटिव, इसके आइसोमर्स 12 होंगे, क्लास में हमने किया है। सुजल कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला? क्वेश्चन 8 है, इसमें लिखा है कि हाफ लाइफ जो है 6.93 मिनट है, तो के क्या होता है? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। ठीक है, नाउ टाइम 99% का निकालना है, तो ये आएगा 1/k log E A0/80। तो जब 99% होगा तो 80 is A0/100। आफ्टर 99% completion 80 will be A0/100। तो अब सब्स्टिट्यूट करके निकल जाएगा ना? ठीक है, सुजल तुमने ही पूछा था शायद। ओके, तुम्हारा क्या है? फिर से कौन सा बताऊं अथर्व? ऑल डिफरेंट लिगेंड्स, ये तो किया था ना क्लास में, एक क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि मान लो कुछ ऐसा है, A B C और D, मान के चलो चारों जो है ऑल आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। राइट इट डाउन सुजल।
तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके नॉर्मल 3 केस बनते हैं, ए बी सी, नॉर्मल 3 जीआई बनते हैं, राइट। तो अब यदि तुम ए को, मतलब जैसे मान लो ये सी एन माइनस है, तो एक बार सी को बॉन्ड कराओगे तीनों में, और दूसरे केस में एक बार एन को बॉन्ड कराओगे, तो ये अलग अलग होंगे ना। तो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड से 6 हो जाता है, ठीक है। कर सकते हो, कर सकते हो जी, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग सच फॉर्मूलाज। अब 2 एम्बिडेंटेड होगा तो कितना आएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर वाला रिएक्शन, ये तो था ही नहीं मेरे हिसाब से। आंसर 12 होगा इसका, इसका आंसर 12 है, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू 11, the FeCO bond in FeCO5 complex has sigma and pi character both, is that clear? Everybody, then FeCO bond in FeCO5 complex has sigma as well as pi, sigma and pi character, सही तो है फिर? Will the papers be rechecked? इसके लिए तुम यही बोलो इनको, क्या नाम है, पंकज जायसवाल को। बेसिकली क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली चेक करके रिजल्ट निकाल देता है, तो रीचेक तो नहीं होगा, ठीक है। डोंट वरी, टेस्टिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग, अभी क्या कर सकते हैं, नहीं तो पंकज जायसवाल जो है उनको बोलो। इंटीजर टाइप तो हो गया होगा सारा, इंटीजर टाइप हो गया ना सबका, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फाइन, ओके। एडवांस पेपर 1, एडवांस पेपर 1, ओके। सी एडवांस पेपर 1 में क्वेश्चन है, द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल विल नॉट डिस्टर्ब बाय द वेरिएशन ऑफ एजीमुथल एंगल ओनली। क्वेश्चन है, द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल विल नॉट डिस्टर्ब बाय द वेरिएशन ऑफ एजीमुथल एंगल ओनली। तो एजीमुथल एंगल के ऊपर कौन सा चीज डिपेंड नहीं करता, एस ऑर्बिटल ना, तो 1s और 2s होगा, इज दैट क्लियर एवरीवन? वो वेदांत सीएन सर करेंगे ना, ऑर्गेनिक, वही पढ़ा रहे हैं आपको भी। इसमें क्लियर है, 1s और 2s होगा एवरीबॉडी, ओके। नाउ क्वेश्चन 2 में देखो, द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एसओ बॉन्ड, यहाँ पे बेंड्स रूल लगाना है। हमारे पास SOF2 है, SOCl2 है, इस तरह से SOI2 है ना। तो यहाँ पे P कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली S कैरेक्टर ज्यादा होने से SO बॉन्ड में यहाँ पे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इसका सबसे ज्यादा होगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ए होगा आंसर तुम्हारा, SOF2। दिस इज एज पर बेंड्स रूल, दिस इज एज पर बेंड्स रूल, ओके। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो P by V इज इक्वल टू 1 है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इस तरह का, ठीक है। तो CM क्या होता है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x आ जाएगा क्या, -1, तो ये तो हो जाएगा ना एवरीवन। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.1 mHa, तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन 4 जो है, इसमें एक आंसर जो आएगा, क्वेश्चन 1 फिर से वेदांत क्वेश्चन है, द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल विल नॉट डिस्टर्ब बाय द वेरिएशन ऑफ एजीमुथल एंगल ओनली। तो एजीमुथल एंगल जो है, एजीमुथल एंगल क्या होता है, फाई और थीटा। तो थीटा और फाई पे कौन डिपेंड नहीं करता है, एस ऑर्बिटल डिपेंड नहीं करता है, इज दैट क्लियर? तो 1s और 2s हो जाएगा आंसर, फाइन। आई विल कम टू दिस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.1 m NaOH इज टाइट्रेटेड। ये तो हो गया होगा, ये हो गया था ना, इसमें डाउट है एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट है? हाँ ओके। तो अब देखो 0.1 NaOH को टाइट्रेट कराओगे वीक एसिड HA के साथ तो बनेगा क्या? तुम्हें बनेगा Na प्लस H2O बनेगा, राइट। अब ये देखो 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो मोल्स की बात करें यदि हम, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद मोल्स तो इनके भी 0.1 ही बनेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन हम बोले A माइनस का, तो ये तो ऑब्वियसली 0.1/2 हो जाएगा, क्योंकि पता है ना वॉल्यूम ऐड हुआ तो हाफ हो जाता है। ये V1 और ये समझ में आया कैसे आया 0.1/2? तो pH आएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, तो C लिख दिया। सॉल्व करने पे इट कम्स आउट टू 8.475 और ऑप्शन है 8.975। वो प्रिंटिंग का दिक्कत है, 4 की जगह 9 है। आंसर है इसका 8.475। आंसर दिया है ऑप्शंस में जो है सही, वो 8.975। अंशुमल, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सुजल, क्वेश्चन 4 क्लियर है अब? 8.7 बी नहीं, एक्चुअली वही कह रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ 8.47। ऐसा थोड़ी चलता है, क्या कर सकते हैं अभी। अब क्या करें, अभी टेंशन मत लो, इट डजंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर यदि सही है देन यू आर करेक्ट। वैसे भी कभी कोई बैच सेग्रीगेशन तो हो नहीं रहा है ना, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, COCl3 वाला क्वेश्चन। COCl3 वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक में होगा, इधर तो नहीं है। 0.1/2 कैसे आया? 0.1/2 इसीलिए आया क्योंकि ये, मान लो इसका वॉल्यूम तुमने V ऐड किया और इसका भी वॉल्यूम V ऐड किया, तो यहाँ तो 2V हो जाएगा ना, तो मोल्स बाय वॉल्यूम हो जाता है। इज दैट क्लियर वेदांत? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। न्यूमेरिकल टाइप में फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन है, अरे देखो पेपर किसने बनाया है ये जान के क्या करोगे। ठीक है, नाउ दिस इज 3D7 एंड सिंस NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो होगा क्या, वो कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। तो अब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, सो दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो अब NH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा इसमें, ठीक है, फिर 4s, फिर 4p, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का अनपेड था वो कहाँ जाएगा पता है, वो जाएगा 4D में, वो जाएगा 4D के कहाँ पे, नॉन एक्सियल में जाएगा। तो अब बताओ क्या होगा आंसर, एवरीबॉडी क्या आएगा आंसर? अरे ये एक्साइड हो जाएगा ना यहाँ से, जैसा CuNH3 में होता था वैसे ही यहाँ होगा, तो ये इसके नॉन एक्सियल में जाएगा, तो आंसर इसका होगा 0। इसका जो एक्सियल है यानी dx2y² और dz², इसमें मेटल के तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाँ, तो इनर शेल 3D हुआ ना, तो इनर शेल 3D हुआ और आउटर शेल 4D हुआ, तो इनर में एक भी नहीं है। इज दैट क्लियर नमन, इज दैट क्लियर? इनर है 3D और आउटर है 4D, तो इनर में तो एक भी नहीं है ना।
इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन है 100 ml है तुम्हारे पास COCl3.XNH3। तुम्हारे पास ये 100 ml है, तो 100 इंटू 0.15 कितना आएगा? ये आएगा 15 मिलीमोल। 15 मिलीमोल आया। इसको तुमने ट्रीट किया एक्सेस AgNO3 से और बन गया 3 मोल AgCl, सॉरी 0.03 मोल, है ना? 0.03 मोल बना। तो अब जरा खुद सोचो कि क्या होगा x का वैल्यू। देखो यहाँ 15 मिलीमोल यानी 15 इंटू 10 की पावर -3 मोल, तो ये क्या आएगा 0.015, राइट? और यहाँ पे क्या बन गया, ये 2, यानी 2 Cl माइनस बाहर है, तो कितना NH3 अंदर होना चाहिए? 1 Cl अंदर है, तो NH3 ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करने के लिए 5 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये 6 हो सकता है तब। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये 5 ही होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? The value of x should be, coordination number can't be 5। देखो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं होता, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कांट बी 4। ओके 4, ये देखो हमने जब पढ़ा था ना, एक तो वर्नर थ्योरी में, तो हमने ये पढ़ा था ये कंपाउंड किस तरह का होता है, COCl3.6NH3 इस तरह का होता है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि रिलेटिवली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? तो वैसे भी सोच सकते हो। अच्छा देखो COCl3.8NH3 है, AgNO3 के साथ ट्रीट किया 0.015 और 2 मोल बन गए, मतलब 1 से 2 मिल रहा है, यानी 2 Cl माइनस बाहर होगा। इज दैट क्लियर शिवम? शिवम इज दैट क्लियर? तो हाँ 4 भी स्टेबल होता है, ठीक है, 4 भी स्टेबल होता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर रिलेटिव स्टेबल, और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्टाहेड्रली होता है। तो अब 2 Cl माइनस बाहर निकाल दिए, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए 5 NH3 चाहिए ना अंदर। हाँ, सो x की वैल्यू 5 है। एवरीवन इज दैट क्लियर नाउ और नॉट? नॉट अंडरस्टूड प्रीवियस क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन कथन, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है, यहां से 3D से इलेक्ट्रॉन 4D में एक्साइट हो जाएगा ताकि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाए। तो अब पूछा गया है कि इनर डी यानी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनर डी में जब ये एक्साइट होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, सारे लिगेंड के रहेंगे। इज दैट क्लियर कथन नाउ? ओके, नाउ क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है PT ट्राई इन 2 पॉजिटिव। तो ट्राई इन क्या होता है बताओ? ट्राईइथिलीन टेट्रामाइन होता है ना। एवरीबॉडी व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राईइथिलीन टेट्रामाइन। तो अब जब कॉम्प्लेक्स पीटी का बनेगा तो ये 4 नाइट्रोजन तो प्लेन में ही रहेंगे ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 4 पीटी एक ही प्लेन में रहेंगे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। कोई बात नहीं, जैसे भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स which can lie in the plane, तो ये आ जाएगा 4। इसमें 18 में किसी को डाउट है क्या? मतलब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। टेट्राडेंटेड है तो सारे, टेट्राडेंटेड है तो सारे थोड़ी प्लेन में होंगे।
जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है ये दो, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन अलग है ना, तो ये अलग प्लेन में होगा। अरे ये समझ में आया, ये दोनों अलग प्लेन में होंगे, ये सब sp3 हैं ये, और इसके डोनेट भी नहीं कर रहे हैं, सारे NH2 तो होंगे ही ना। हाँ ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे आएंगे तो ये सब प्लेन में आ जाएंगे ना नाइट्रोजन आइटम, और तुमसे पूछा तो नाइट्रोजन ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है ये? बेटी इसमें ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि RH Cl CO PPH3 NH3, इसके लिए तो GI 3 होंगे ना। हाँ लेकिन मैक्सिमम मिनिमम दोनों तीन ही, चार ही होंगे, ठीक है श्रेयस, मैक्सिमम मिनिमम दोनों चार होंगे। ओके नाउ कमिंग टू पेपर 2। देखो ऑर्डर हो सकता है तुम लोग को अलग मिला हो क्योंकि ये तो रैंडम चला जाता है। क्वेश्चन 1 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 72.5 ग्राम ऑफ फेनॉल, ठीक है, इसको डाला गया KF। देखो KF जो है इट इज 14, तो ये होता है केल्विन केजी पर मोल, राइट, इट इज केल्विन केजी पर मोल। और लिखा है डेल्टा TF इज 7, तो तुम मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लोगे? एवरीबॉडी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट लोगे 1 kg, बिकॉज ये केल्विन केजी डिफाइन होता है। तो अब डेल्टा TF क्या आएगा? इट विल बी IKF इंटू M। तो डेल्टा TF 7 है, I देख लो क्या है, KF तुम्हारा 14 है, और इसका फिनॉल का मोलर मास कितना आ रहा है एवरीबॉडी? फिनॉल का मोलर मास कितना आ रहा है? 94। हाँ, एंड I इज 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये 70 आता है, अल्फा कम्स आउट टू 0.7, आंसर गलत है। इसका आंसर 70 आएगा। ओके क्वेश्चन 2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस विथ नियरेस्ट Na प्लस इन NaCl क्रिस्टल, क्या आएगा आंसर? Na प्लस का नियरेस्ट Na प्लस का मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg क्यों लिया? बिकॉज KF जो है वो डिफाइन होता है ना केल्विन kg पर मोल, तो 1 kg के लिए ही तो है ये 14। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ज्योति? ओके नाउ ये सब तो हो गया होगा, CHCl हैज एज लेंथ इज दिस मच, वो सब तो हो गया होगा, वो तो इजी क्वेश्चन है। The reaction A से प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 4 भी हो गया होगा, वो भी तो इजी है। एवरीबॉडी इसमें डाउट है क्या? द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तुम्हारे में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन का। ओके फिर ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इन अ क्लोज कंटेनर, ये डाउट है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इन अ क्लोज कंटेनर। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 गैस में। अब देखो क्या है, 1 माइनस अल्फा, जैसे इनिशियली तुम इसके मोल्स पकड़ लेते हो 1, ये कुछ नहीं है, ये 1 माइनस अल्फा होगा और ये 2 अल्फा होगा, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 प्लस अल्फा, ये समझ में आया होगा। टोटल प्रेशर PT है तो ऐसा लिख सकते हो, तो KP क्या आएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू PT का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा PT। तो यदि हम सॉल्व करते हैं तो आएगा क्या? 4 अल्फा स्क्वायर PT अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ दैट वाज इन मेंस आदित्य। ओके तो अब देखो क्या है,
जब तुम अब देखो Kp तो कांस्टेंट है, Kp इज कांस्टेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kp is the equilibrium constant, so it will not change, it will remain constant. अब देखो सवाल क्या है कि जब तुमने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम Pt, सी V डैश इज V by 2 और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Pt डैश क्या आएगा? 2Pt आएगा ना एवरीबॉडी, 2Pt आ जाएगा ना. वॉल्यूम आधा किया तो प्रेशर डबल हो जाएगा. तो अब तुम देखो, यदि तुम ऐसा कर रहे हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन Pt1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, अब ये आ जाएगा 4 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन Pt2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर. तो जब Pt चेंज हुआ तो अल्फा चेंज नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली अल्फा चेंज हो ही जाएगा. तो भी Pt में चेंजेस है वो अल्फा ही एडजस्ट करेगा. तुम्हारे पास है ये इस तरह का रिलेशन. तो जब P2 चेंज होगा तो अल्फा ऑब्वियसली चेंज होगा ही. आंसर क्या है इसका? Kp कांस्टेंट रहेगा और अल्फा चेंज हो जाएगा. ठीक है एवरीबॉडी? ओके. बेंजीन एंड नैप्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर. इसमें डाउट है क्या एवरीवन? बेंजीन एंड नैप्थलीन, रुक जाओ, इसमें डाउट है बेंजीन एंड नैप्थलीन में? ओके ठीक है. देखो बेंजीन और नैप्थलीन तो एक तरह के ही कंपाउंड्स हैं. बेंजीन और नैप्थलीन तो एक तरह के कंपाउंड है ना. तो अब जब इनको मिक्स करोगे तो होता क्या है, ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे. ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे तो एंट्रोपी तो बढ़ जाती है. एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ता है, राइट? और डेल्टा एस सिस्टम बढ़ेगा, सॉरी डेल्टा एस सिस्टम बढ़ेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं बढ़ेगा. क्यों? बिकॉज नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ये नोट्स में भी लिखवाया होगा, नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. नाउ डेल्टा एच तो जीरो होता है, ये तो डेफिनेशन ही है ना. तो आंसर BCD हो जाएगा इसका. ये तीन चीजें सही है. डेल्टा एस शुड डिक्रीज. क्यों वेदांत? डेल्टा एस क्यों घटेगा? मिक्स हो रहा है तो डेल्टा एस क्यों घटेगा बताओ? डेल्टा एस सराउंडिंग क्यों घटेगा? हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है तो. डेल्टा एस सराउंडिंग हीट एक्सचेंज होगा तब तो कुछ होगा चेंज. क्वेश्चन 9 में डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन मिक्स्ड विल फॉर्म अ बफर? ओके ठीक है. नेक्स्ट, which of the following statement is correct for rock salt structure? Okay, फिर the compounds capable of showing geometrical isomerism. PT. ओके अथर्व, देखो ये जो कंपाउंड है पूछा जा रहा है कि कंपाउंड्स केपेबल ऑफ शोइंग GI. तो अब देखो PtEnCl2, ये GI शो करेगा एवरीबॉडी? रुक जाओ, तुम इंटीजर में चले गए. ये GI शो करेगा, ये तो हमने पढ़ा है ना डिटेल में. ये GI नहीं शो करेगा. तुम एक बार नोट चेक कर लो, हमने सारे केसेस कंसीडर किए थे. फिर ये शो करेगा क्या? PtEn2Cl2 ये तो शो करेगा. कॉम्प्लेक्स तो ये वाला पार्ट है ना, नहीं करेगा ऑब्वियसली. हमने ये पढ़ा है ना, नोट्स एक बार चेक करो. फिर आ जाता है PtEn होल ट्वाइस. और उसके बाद आता है Cl2. ये तो शो करेगा ना एवरीबॉडी, ये शो करेगा ना. नाउ ऑप्शन डी, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये भी तो शो करेगा ही. तो C और D आंसर हो जाएगा. एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl इज 6. तुमसे पूछा क्या है वेदांत? Na प्लस का Na प्लस के साथ कोऑर्डिनेशन पूछा है. वेदांत तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन Na प्लस का के साथ पूछा है. Na प्लस का कोऑर्डिनेशन Na प्लस के साथ कथन सेज 8 होगा. बताओ Na प्लस का कोऑर्डिनेशन Na प्लस के साथ क्या होगा बताओ? 8 होगा क्या?
12 होगा 12। तुम कोई भी ले लो, ये बॉडी सेंटर वाला Na+ तुम ले लोगे तो इसका Na+ क्या है, देखो ना, ये सारे एजेस पे आ जाएगा, तुमको ऐसे ही मिल जाएगा 12। ये समझ में आ रहा है? तुम यदि बॉडी सेंटर में जो Na+ है उसको लोगे तो ऐसे ही तुम्हें 12 मिल जाएगा बिना कोई टेंशन के। NaCl के टेट्राहेड्रल साइड्स ऑब्वियसली खाली रहेंगे ना, ठीक है अथर्व? Na+ में जब ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइड होते हैं तो टेट्राहेड्रल तो खाली ही रहेंगे ना अथर्व, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताइए, ये था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स CrCl3F2H2O? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, ये देखो आसान सा केस है, Ma3B2C है, राइट, वाला केस है ये, आसान है। न्यूमेरिकल टाइप, एच सेंटर पे होता है ना, क्या एच सेंटर पे क्या होता है बताओ? आदित्य क्या पूछना चाह रहे हो एच सेंटर पे? Na+ एच सेंटर पे होता है तो इसलिए तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, बॉडी सेंटर और Na सेंटर के और एच सेंटर जो है, Na+ का Na+ होगा ना फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, मतलब सॉरी Na+ का Na+ के साथ पूछा जा रहा है, बना के दिखाया ना मैंने, ये देखो ना NaCl का Cl माइनस Na+, Cl माइनस Na+, Cl माइनस Na+, Cl माइनस Na+, बीच में Cl माइनस Na+, Cl माइनस। रुक जाओ वेदांत, अभी वो इंटीजर हुए हैं, आते हैं इसके ऊपर। I'll come to that question, don't worry। मेरे में थोड़ा ऑर्डर अलग है, तुम लोगों को सीक्वेंस अलग मिला होगा, so don't worry about it। Fine, so can you see this Ajim? You see this structure now? तो अब इस स्ट्रक्चर में तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो, तुम यहाँ पे इस Na+ के लिए देखोगे तो इस Na+ के लिए तुमको एक प्लेन में यहाँ पे 4 मिल जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसके 3 प्लेन लाई कर जाएंगे तो वैसे 12 मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है विजुअलाइज करना। दूसरा तरीका ये है कि तुम बॉडी सेंटर वाला Na+ कंसिडर करो ना, you consider the Na+ which is present at the body center, ठीक है? So if you consider that Na+ which is at the body center, तो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पे आ जाएंगे ना सारे H सेंटर वाले Na+। तो H सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो ऐसे ही तुम्हें 12 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख जाएगा, ठीक है? वो भी एक तरीका है। नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप में क्या है, 5A गिव्स से प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ लिखा है हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू A0, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और ये क्या होता है, -1/5 dA/dt, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन पेपर, कैसे हो सकता है ये? So -dA/dt is equal to 5K, पता नहीं, फिर आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, क्वेश्चन नहीं दिया है फिर तो क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने जो पेपर भेजा था ना वो मेरे पास है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ, उसमें सारी चीजें ठीक है, उसमें 946 नहीं है, 456 ये सब सही है। फाइव ए नहीं गिवन है तो फिर नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा फिर सॉल्व, फिर है ना, तो फिर क्वेश्चन में ही पंगा है। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ये तो था ना, ये हो गया क्या? किसी को डाउट है इसमें? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट। बाकी सब तो हो गए होंगे। द कोऑर्डिनेट आयनिक रेडियाई ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयंस आर 1.7 एंड सी। इसमें सर उसमें डाउट है तुमको, एक सेकंड हो जाए ना। बाकी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस हो गए थे ना जो आए थे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर CaF2 प्लस इन CaF2 is x and F minus is y, calculate x minus 2y, calculate the distance between the body center and corner atom. ओके तुम्हें किसमें डाउट है? इंटीजर टाइप का फर्स्ट ऑर्डर, इंटीजर टाइप का फर्स्ट ऑर्डर कौन सा? ये द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज दैट क्लियर? 1/3, अच्छा वो ठीक है, करते हैं, रुक जाओ। देखो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स, हाँ लगभग इसी ऑर्डर का आता है आदित्य, डोंट वरी अबाउट। ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ये एक रिएक्शन है। तो इसका हाफ लाइफ क्या है बताओ? देखो इसका 100% टाइम जो होता है, इट इज 2 टाइम्स T 50%, ये तो सबको पता है ना। इसका T 100% होता है A0/K, और T, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, इट इज जीरो ऑर्डर, राइट? श्रेयस, इज दैट क्लियर? सो इट इज A0/2K। सो T 100% आपको दे रखा है, T 100% आपको दे रखा है 13.86 मिनट। तो T 50% क्या आएगा? ये समझ में आया? ओके, नाउ यू हैव अनदर रिएक्शन, X gas gives Y gas plus Z gas. This is now written it is first order. It is written it is first order. तो अब ये लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब इनका हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर और हाफ लाइफ फर्स्ट, तो इसका हाफ लाइफ क्या आएगा? ln2/k1 and this is equal to 13.86/2. So can you calculate for k now? k1 क्या है? Rate constant for first order reaction. तो इजी क्वेश्चन है ना। ओके तुम्हें किसमें डाउट था? इसमें किसको डाउट था? Which of the following is correct about the complex CrCl3? इसमें किसको डाउट था? किसने पूछा था अभी? तुम्हें डाउट है? देखिए कॉम्प्लेक्स है CrCl3 F2H2O, ये 2 माइनस K 1/10 आता है। यहाँ पे K कितना है ऑलरेडी? सॉल्व करके देख लो, ये 0.69 है। कितना आया ये? चेक करके देख लो, कर सॉल्व करके दिखाओ क्या? मिनट को आवर में कन्वर्ट करो ना। तुम्हारा 1/10 जो आ रहा है ना, वो मिनट में है, उसको आवर में कन्वर्ट करने बोला इन्होंने, ठीक है। तो उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, तो 6 आएगा, ठीक है। ओके ओके देखो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे तो x माइनस 6 x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है, ठीक है। तो अब बोला गया है +3 है। अब देखो नॉर्मली सारे वीक लिगेंड ही है, ऑल ऑफ देम आर वीक लिगेंड्स, तो Cr+3 का ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या आएगा एवरीबॉडी बताओ? ये आएगा 3d3, राइट? 3d3 आएगा ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो 3d3 में ऑब्वियसली पेयरिंग वगैरह कुछ होगी नहीं, वीवीटी जैसा इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा √15 यानी 3.89 बोर मैग्नेटन, तो ये तो सही है ना।
मैग्नेटिक मोमेंट 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है एवरीबॉडी। नाउ अब देखो क्या है, दिस इज अ केस Ma3B2C। Ma3B2C डायरेक्टली देख लो, Ma3B2C AA, ठीक है, AB एंड BC। करके दिखाऊं फिर से कथन, या समझ गए हो इसको? कथन इसको फिर से करके दिखाऊं, या नोटबुक में देख लो ना Ma3B2C, बोलो क्या करना है, हो जाएगा ना? इसमें किसी में भी POS नहीं है। BB AAAC, ठीक है, फिर AB AB AC, सब में POS है, मतलब जहां भी POS है, यहां भी POS है और यहां भी POS है, सब में POS प्रेजेंट है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इट हैज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म and no, there is no space isomer which is optically active. Okay, आंसर इसका आ जाएगा ए और डी। फाइन, आगे बढ़ जाएं अब। ओके ठीक है, तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है, व्हाट इज स्पेस आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। अलग अलग अरेंजमेंट जो स्पेस में आते हैं उसके वजह से जो आइसोमरिज्म होता है उसको बोलते हैं स्पेस। तो सब आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब आ जाएगा। नाउ ऑर्गेनोमेटलिक तो सूजल हो गया था ना, हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था। वीकेजे के डिस्कशन के लिए एक और क्लास होगा, वीकेजे के डिस्कशन के लिए एक और क्लास देखते हैं, मतलब बता देंगे। बुकलेट तो कर दिया था वीकेजे का, मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन डिस्कस किया था लेवल 1 तक। ठीक है ठीक है, I'll tell you, notify you of the discussion। देखो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं नहीं, मेरे पास पीडीएफ नहीं है। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर नया टॉपिक, हाँ नया ही है, पहले तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम्हारे लिए नया है। दिस इज a न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज a नया टॉपिक। बहुत यदि पिछले क्वेश्चन टॉपिक्स के रॉन्ग हो रहे हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बार बार सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, दिस इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दीज आर सेपरेट टॉपिक्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सब टॉपिक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था, बुकलेट डिस्कस किया था, और उसके बाद वीकेजे के भी 100 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए थे। वीकेजे के टाइम लो, अभी सॉल्व कर लो, लेवल 2 तक एटलीस्ट कर लो तुम लोग। ये लास्ट चैप्टर नहीं है फिजिकल का, देयर इज वन मोर चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री भी है फिजिकल में। हाँ नोट्स आ जाएगा ग्रुप में। ओके एवरीबॉडी, वी कैन स्टार्ट। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इट इज ये रिलेटिवली यदि तुम एडवांस लेवल पे जाते हो तो एक डिफिकल्ट टॉपिक आता है। एडवांस लेवल पे इनफैक्ट इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक हम बोलेंगे इसको, बट हाँ मेंस लेवल पे इट इज, मेंस लेवल पे ठीक है, हो जाता है काम। मेंस लेवल पे ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट लेवल पे आ जाता है। अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसके बेसिक्स कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस हो गया, फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक भी आ जाएगा। नाउ ये जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रिया, ये भी काफी रिलेवेंट है। आयनिक इक्विलिब्रिया क्यों? आयनिक इक्विलिब्रिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयंस के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट? यहाँ पे आयंस ही कंडक्ट करते हैं, राइट? तो आयंस की हाइड्रोलिसिस,
आयन यदि बफर बनाता है तो वो भी ध्यान देना होगा। इज दैट क्लियर? और इसमें जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल हैं वो तो ऑब्वियसली लगेंगे ही, क्योंकि वो तो बेसिक है। तो ये 4 चैप्टर यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, ये तुम अच्छे लेवल पे सॉल्व करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो ये 4 चैप्टर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स तो लगते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले 3 है, ये सबसे ज्यादा लगते हैं। और यदि सिर्फ 2 बोलूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिक्स लगते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, वो 2 टॉपिक्स जिनके बेसिक्स सबसे ज्यादा लगते हैं, तो वो है एक रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे 2 चैप्टर जिनके सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगते हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। और यदि तुम प्रॉपर अच्छे लेवल के एडवांस के क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम्हें आयनिक आना ही चाहिए। आयनिक मतलब अच्छे लेवल के आयनिक के क्वेश्चंस करने, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो में आयनिक ही आयंस के बारे में पढ़ना होता है। तो आयंस में जो भी रिलेटेड आते हैं कंसेप्ट्स, वो तो ऑब्वियसली यहाँ आएंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और इतने बेसिक्स यूज होते हैं इसमें। ठीक है एवरीबॉडी? और यदि तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो ये चैप्टर डिफिकल्ट वाकई है। बट हाँ, यदि तुम मेंस लेवल पे मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस करते हो तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं आप? ओके, अब देखो क्या है टॉपिक। हाँ बड़ा है शांतनु, टॉपिक छोटा नहीं है। यदि हम डेफिनेशन बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, it is the branch of physical chemistry which deals with the interconversion which deals with the interconversion of two major forms of energy, of two major forms of energy. Everybody, what are those forms? यहाँ पढ़ते हैं हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल में। ये समझ में आया? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला क्या है बताओ? डिवाइस। ऐसा कौन सा चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है? एवरीबॉडी, व्हाट इज दैट डिवाइस? दैट इज सेल, बैटरी, एक्सेट्रा। वो केमिकल रिएक्शन का जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इज दैट क्लियर? और ऐसे सेल को बोलते हैं, देखो इसको सेल को क्या बोलते हैं, विल सी। और देखो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वापस केमिकल एनर्जी जनरेट कर देती है। जैसे तुमने मोबाइल फोन तो यूज कर ही रहे होगे, लैपटॉप यूज कर रहे होगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे होगे, उसमें क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हुआ, तो वापस क्या होता है बताओ? डिस्चार्ज हो रहा होता है तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जनरेट हो रहा होता है। अब अब जब रिचार्ज होगा तो क्या होगा बताओ? जब रिचार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम वापस केमिकल जनरेट करा रहे हो ना। एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, जिंक रॉड को डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये मान लो रिएक्शन अपने आप होता है, तो ये अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। बट ये रिएक्शन कवर हो गया और सारा Zn2 प्लस वापस कॉपर में हो जाएगा। केमिकल एनर्जी, सी व्हाट इज केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी क्या है जरा बताना। केमिकल एनर्जी इज द पार्ट दैट वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल एनर्जी में क्या होता है बेसिकली? डेल्टा जी होगा, डेल्टा एच होगा, टी डेल्टा एस होगा। दीज आर द टर्म्स दैट वी यूज फॉर एनर्जी इन केमिस्ट्री। डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, सो दीज आर द टर्म्स फॉर एनर्जी इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब मान लो ये रिएक्शन खत्म हो गया, फाइन, ये रिएक्शन खत्म हो गया, अब सारा का सारा
जिंक कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, तो अब ये रिएक्शन हमें वापस तो नहीं होगा, तो वापस वोल्टेज देंगे तो ये वापस बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम पढ़ेंगे अभी। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। तो मतलब अभी बेसिकली इतना ही समझो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी। ये इंटर कन्वर्जन हमें पढ़ना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो इसको लिख लीजिए। एवरीवन डन? ओके, देखो द डिवाइस इन विच एनर्जी इंटर कन्वर्जन इज डन, उसको क्या बोलेंगे बताओ? द डिवाइस इन विच एनर्जी इंटर कन्वर्जन इज डन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल। वी डू नॉट कॉल इट बैटरी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन पर्टिकुलर, हम लोग उसको सिर्फ सेल बोलते हैं। अब यदि उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। अलग अलग सेल नाम देते हैं। सेल जैसे तुम पढ़ने वाले हो चैप्टर में, सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, लाइकवाइज मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल। सो जनरली हम इसको सिर्फ सेल बोलते हैं। ड्राई सेल, बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसको हम सीधा सेल बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक सेकंड शांतनु, क्या ऊपर स्क्रॉल करना है? शांतनु रिटर्न। ओके, तो बेसिकली उसको सेल बोलते हैं। ओके, तो अब देखो क्या है, सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं। तीन तरह के हम पढ़ेंगे बट बेसिक दो है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या होता है, इस टॉपिक से कोई टॉपिक हटाया है क्या? नहीं नहीं, इस चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया। एक्चुअली में कोई मेंस एडवांस का सिलेबस नहीं आया अभी तक अंशु में। वो तुम्हारे इसके लिए आया है, क्या कहते हैं, बोर्ड्स के लिए आया है सिलेबस। तुम्हारे कुछ चैप्टर जो हटे हैं ना, वो और टॉपिक जो हटे हैं वो बोर्ड्स के सिलेबस में आए हैं अब तक। वो एडवांस और मेंस का सिलेबस में अभी तक नहीं आया है। उमेश अभी तुम्हें लिखना है, तो जब तक वो तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस नहीं आता है कि कितना हुआ है, कितना मतलब कौन सा पार्ट नहीं हटा है, तब तक हमको सब पढ़ाना पड़ेगा। जो नॉर्मल होता है वही कराना होगा। उमेश रिटर्न। ओके, now there is another case which is called electrolytic cell, electrolytic cell। अब देखो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल भी होता है बट उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी डिफाइन नहीं कर सकते। अब दो तरह के सेल है, इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसमें आ जाता है गैल्वेनिक सेल, ड्राई सेल, एक्सेट्रा। बहुत सारे सेल, जो भी बैटरी है ना जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, लेट अस सी। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले हैं तो इसको क्या है, who is vampire? Why can't you name yourself? vampire कौन है भाई? अपना नाम रखो। See, it is a cell in which free energy associated with a spontaneous redox reaction
is converted into EMF. एवरीबॉडी, ये कुछ समझ में आया? अभी ऊपर करूं, राइट डाउन देन. ओके, रिटर्न. ओके फाइन. अब देखो डेफिनेशन कैसा है. इट इज अ सेल इन विच free energy associated with a spontaneous redox reaction is converted into EMF. इसका डेफिनेशन लिखते हैं. It is a cell in which non-spontaneous decomposition of an electrolyte is done by passing EMF. ओके, EMF नहीं पता है. डू यू नो व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज नाम सुना है आदित्य? आदित्य, वोल्टेज नाम सुना है? अभी मान के चलो EMF इज वोल्टेज. ठीक है. करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ा है क्या एवरीबॉडी? ओके फाइन. तो 10th में तो करेक्ट इलेक्ट्रिक करंट ये सब 10th में भी रहता है ना. EMF वहां नहीं नाम सुना था? 10th के जो के साइंस रहता है उसमें भी रहता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अभी मान के चलो इट इज सिंपली वोल्टेज. ठीक है, इट इज सिंपली वोल्टेज. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो. ओके, नाउ सी हमने क्या लिखा है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. It is a cell in which the free energy associated with a spontaneous redox reaction is converted into EMF. इसका मतलब क्या है? यहाँ लिखा है free energy associated with a spontaneous redox reaction is converted into EMF, और यहाँ लिखा है non spontaneous decomposition of a salt is done by passing EMF. तो मतलब कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बताओ जरा ये एवरीबॉडी. विच फॉर्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म? पहला वाला केस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल रहे हैं, इसमें कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? पहले वाले में क्या हो रहा है? इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो रहा है. राइट, यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पासिंग EMF, यानी EMF यूज हो रहा है. तो यहाँ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रहा है. इज दैट क्लियर? सबको इतना समझ में आया एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है क्या? अब देखो क्या है फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. अब हम एक बात करते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है. ये सब पहले लिख लो. एवरीबॉडी रिटन? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? तो अब जैसे मान लो तुमने जिंक रॉड को डाल दिया कॉपर सल्फेट में. तुमने जिंक रॉड को डाला कॉपर सल्फेट में. राइट, तुमने जिंक रॉड को डाला कॉपर सल्फेट में. तो ये रिएक्शन होगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या एवरीबॉडी? इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन? Okay, so this is a redox reaction. Is it spontaneous? ये spontaneous है क्या? अरे अजीम, अभी रुक जाओ यार, इसका तो खत्म होने दो हमको, तब इस पे आएंगे ना. इस पे ये spontaneous redox reaction है. अथर्व says no. Can you tell me अथर्व, why have you said कि it is not spontaneous? ऐसा क्यों? तुम जिंक रॉड को यदि कॉपर सल्फेट में डालोगे तो कॉपर जो है obviously it is a spontaneous redox reaction. This is a spontaneous redox reaction. ये अपने आप होता है. Why? Because zinc is more reactive than copper, so it will displace the copper from aqueous solution. Is that clear? अरे स्लो और फास्ट से क्या फर्क पड़ता है? काइनेटिक्स, अरे काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स क्यों करते हो? रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, इससे स्पॉन्टेनिटी डिफाइन होता है क्या?
हाँ, इनकी कोई सीरीज होती है, विल सी इट लेटर। यहाँ पे जिंक तुम नॉर्मल जानते हो, तुमने रेडॉक्स में भी पढ़ा है सीरीज, तुमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा है सीरीज। रिएक्शन दिया है ना, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। तुम्हें जनरल रिएक्टिविटी सीरीज तो क्लास 10th में भी पढ़ा है, तुमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा है। अरे सूजल थोड़ा रुक जा यार, अभी इधर चल रहा है, तू आगे का पूछ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ऊपर स्क्रॉल करने के लिए। शांतनु डन। अभी हम बात करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये आप लोग क्लास 10th में बिल्कुल पढ़े होंगे, ये आप एस ब्लॉक में भी पढ़े हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो इसको डिस्प्लेस करेगा सोल्यूशन में। ये स्पॉन्टेनियस है, तुम बता सकते हो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 10th। and if you have not learned this in class 10 then you must have learned in s block elements। और इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल भी आपको पता होगा कि यहाँ कुछ जानकारी बेसिक रहती है, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। तो उसके बेसिस पे अपन ये बात बता सकते हैं कि जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड दैट इज व्हाई इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है एवरीबॉडी? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? तो अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और रेडॉक्स है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, एक रिएक्शन में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो होता है डेल्टा एच, डेल्टा जी और टी डेल्टा एस, है ना? तो अब ये टोटल एनर्जी होता है, हाँ वही वाला, लीची केला वाला, ये टोटल एनर्जी होता है। ये क्या होता है? ये होता है वेस्टेड एनर्जी। और ये क्या होता है? टेल मी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये क्या होता है? दिस इज फ्री एनर्जी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था ना, एक रिएक्शन के तीन एनर्जी होते हैं। तो डेल्टा एच जो कि अवेलेबल एनर्जी है या फिर टोटल एनर्जी है, और टी डेल्टा एस क्या है? दिस इज द एनर्जी विच इज वेस्टेड एंट्रोपी बढ़ाने में। और जो फ्री है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज द फ्री एनर्जी? जो बचा है अपने पास, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी काम में। एंड व्हाट इज दैट एवरीबॉडी? दैट इज डेल्टा जी। तो अब बताओ ईएमएफ में किसको कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, या इसको कन्वर्ट करोगे? ईएमएफ में कौन सा पार्ट कन्वर्ट होगा? डेल्टा एच कन्वर्ट हो जाएगा, टी डेल्टा एस कन्वर्ट होगा, या डेल्टा जी कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली डेल्टा जी कन्वर्ट होगा ना, बिकॉज वही फ्री है। तो अब एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में डेल्टा जी को कन्वर्ट करते हैं ईएमएफ में। अभी आसान शब्दों में समझाऊं तो वोल्टेज में। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल इस तरह से जनरेट करते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब देखो स्पॉन्टेनियस चूज करने की क्या जरूरत है बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस चूज कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी नॉन स्पॉन्टेनियस चूज कर सकते हैं क्या? यदि एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो होगा ही नहीं, तो उसके पास कुछ एनर्जी है ही नहीं जिसको ईएमएफ में कन्वर्ट करें। तो हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए या नहीं चाहिए? एवरीबॉडी, डू वी नीड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? ओके, देन व्हाई डू वी नीड रेडॉक्स रिएक्शन? मैंने लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। इज एक्चुअली अ रेडॉक्स रिएक्शन रिक्वायर्ड, या कैन वी डू द सेम विद अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल? ये लिख लिया है सबने? यहां तक लिख लिया है ना, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है सबने? देखो एक्चुअली में यदि मैं तुमसे पूछूं कि NaOH जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो NaCl प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। तुम जानते हो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -13.7 किलो कैलोरी, राइट? क्या इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है उसको हम ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे इसका जो डेल्टा जी है उसको ईएमएफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन के केस में? एवरीबॉडी कर सकते हैं क्या? इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, क्या हम उसको ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। द फ्री एनर्जी associated, the free energy associated with above reaction, associated with above reaction cannot be converted into EMF.
अब ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, फ्री एनर्जी है ही नहीं, जो फ्री एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में है ही नहीं। इज दैट क्लियर? वो किसी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, इसलिए देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जीरो है, क्योंकि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी, हाँ NaOH है, इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी is not available. Everybody, is that clear? Everybody, is that clear? तो देखो हमने बेसिक चीजें क्या सीखी है। उमेश को डाउट है, प्रतीक भी नहीं समझ पा रहा है। ओके, और बाकी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, देखो समझने की कोशिश करो कि क्या है। हमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, हमें केमिकल रिएक्शन में 3 पैरामीटर्स दिए रहते हैं, एक तो डेल्टा जी, एक तो टी डेल्टा एस और डेल्टा एच। जो फ्री होता है वो तो सिर्फ डेल्टा एच ही है, सॉरी डेल्टा जी ही है। तो डेल्टा जी को हम कन्वर्ट करेंगे ईएमएफ में, यानी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो ये हो गई कि हमने डेल्टा जी की ही बात क्यों की, बाकी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। जस्ट अ मिनट, अरे यार ये क्या हो रहा है? इज दैट क्लियर? एक सेकंड, ये अपने आप चेंज हो गया, ये हैंग हो गया लगता है। ऊपर तुम लोगों ने लिख लिया था ना एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अब ये सवाल आता है कि भाई हमने इलेक्ट्रिकल मतलब रेडॉक्स रिएक्शन की ही क्यों बात की? एवरीबॉडी, हमने रेडॉक्स रिएक्शन की ही क्यों बात की? हमने रेडॉक्स रिएक्शन की बात क्यों की एवरीवन? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्री होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वहां ईएमएफ जनरेट होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वहीं पर फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगी ना। तो अब बेसिक कंसेप्ट इतना है कि फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि एक तो जहां पे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है सो देन देयर इज नो लेट्स से नॉन इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी, या फिर नो इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी। एनएमएच रिएक्शन में आयंस ट्रांसफर कहां हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है। अरे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए ना वेदांत। वेदांत, इज दैट क्लियर? आयंस के वजह से नहीं होगा, या तो तुम एडिशनल आयंस डालो, नया आयन आना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। ये सबको समझ में आ गया कि व्हाई आर वी कंसीडर्ड। और कितना प्रथमेश ऊपर का भी तुमने पुराना भी नहीं लिखा अभी तक। अरे ये पता, ये फॉन्ट तुम्हें दिख रहा है क्या, ये वाला? ठीक है फिर। फाइन, अभी तो किसी को डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये वाला पार्ट इसमें समझ में आया? क्यों NaCl वाली रिएक्शन वापस लिखो ना भैया। NaCl वाली जो रिएक्शन है वो क्या है? सीधी सी वो कुछ इस तरह की है। NaCl रिएक्ट, सॉरी NaCl नहीं है यार, वो NaOH है। NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर किसी का चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर किसी का चेंज नहीं हो रहा है। So since oxidation numbers are not getting changed, so it is a non-redox reaction.
and since it is a non-redox reaction, it means there is no electron transfer taking place. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में है ही नहीं. Is that clear? अभी भी किसी को डाउट है? Is that clear everyone? Now coming to electrolytic cells. देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या लिखा है हमने. इट इज अ रिएक्शन इन विच अ नॉन spontaneous decomposition of an electrolyte is carried out by passing EMF. या फिर ऐसा रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस नहीं है. जैसे मान लो तुमने ये रिएक्शन लिखा Zn plus Cu2+, ये बन गया Zn2+ plus Cu. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एवरीबॉडी? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना? तो अब जब Zn2+ और Cu तुम्हारे पास है तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी? ये वाली रिएक्शन क्या होगी बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये उल्टी वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. तो जब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और हमको इसे कराना है, जब हमें ये वाली रिएक्शन करानी है तो हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लगता है, यानी ईएमएफ देना पड़ेगा ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एन ईएमएफ must be supplied externally to carry out non spontaneous reaction. ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है. अब जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसको कराने के लिए हमें एक्सटर्नली वोल्टेज देना पड़ेगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? ओके, ये लिख लिया है ना सबने? ओके, नाउ सी, कई बार तुमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है. इलेक्ट्रोलिसिस बहुत जगह पढ़ा होगा. इलेक्ट्रोलिसिस ये, इलेक्ट्रोलिसिस इसका, इलेक्ट्रोलिसिस इसका. तो एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स. राइट डाउन नमन. ओके, it is the process of breaking bonds in the presence of electricity. ये समझ में आ रहा है? अरे कुछ होते हैं बॉन्ड जो पानी में टूट जाते हैं और कुछ बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं. तो अब जो नहीं टूटते उनको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. राइट? तो ये भी तो नॉन स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन हो रहा है ना. दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी नॉन स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन है. इसको कराने के लिए हमें ईएमएफ लगाना पड़ रहा है. एवरीबॉडी से यस और नो. इज दैट क्लियर? तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस में आएगा और ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही आएगा, बिकॉज ईएमएफ में यहाँ लगाना पड़ रहा है. एंड द above decomposition is also non-spontaneous, इसलिए वो अपने आप नहीं हो रहा. above decomposition is non-spontaneous. तो जो भी non-spontaneous redox रिएक्शन होगा उसको कराने के लिए ईएमएफ लगेगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं, और वहां पे जो सेल होगा दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें ज्यादातर हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर में वो इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़ेंगे. आगे बढ़ जाए एवरीवन? आगे बढ़ जाए. ओके, देखो एक चीज आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज. आर दे सेम? केमिस्ट्री में हम लोग तो ईएमएफ ही पढ़ेंगे, हम लोग वोल्टेज की बात ज्यादा करेंगे नहीं. रिटन अनुराग? हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक में भी रिडॉक्स ही होना चाहिए आदित्य, ऑब्वियसली रिडॉक्स ही होना चाहिए हर जगह. हम लोग इसमें सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में.
चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि वही ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। केमिस्ट्री में हम यहाँ इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ के बारे में। हम लोग ईएमएफ के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, will not be talking about voltage, we'll be talking about EMF only. Is there any reason? Everybody, हम EMF के बारे में क्यों बोलेंगे, कोई रीजन है? Anybody, can you answer? अच्छा, तुमने बैटरी देखा है, पेंसिल बैटरी, उसके ऊपर एक वोल्टेज का रीडिंग लिखा रहता है। आई होप यू मस्ट हैव सीन इट। तुम पेंसिल बैटरी लेते हो या मोबाइल फोन का बैटरी लेते हो, कहीं भी लेते हो, तो उसमें एक रीडिंग लिखा होता है, इतना वोल्ट इतना वोल्ट। सो व्हाट इज दैट? वो क्या होता है? एवरीबॉडी, व्हाट इज दैट? EMF is voltage defined in an open loop. And voltage क्या है? Potential difference in a closed loop. कुछ समझ में आ रहा है? ओपन लूप का मतलब क्या है? मान लो ये सर्किट है, यहां पे हमने क्लोज नहीं किया, ओपन है, और यहां हमने बैटरी लगा दिया और सर्किट क्लोज कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक्चुअली में खुद सोचो, जब तुमने सर्किट में वोल्टेज लगाया ही नहीं, सर्किट क्लोज किया ही नहीं, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? एवरीबॉडी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा? यहाँ पे मान लो EMF E है और ये V है और ये इसका रेजिस्टेंस R है, तो E इज रिटन एज V प्लस IR, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? वो EMF से कम होगा या ज्यादा होगा? एवरीबॉडी, वो EMF से कम होगा ना? ओके, रुक जाओ। यहाँ पे EMF डिफाइंड है और यहाँ पे वोल्टेज डिफाइंड है। कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे मान लो तुमने बैटरी जो है, बैटरी को डिवाइस सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, जरा सुनो एक बार ध्यान से। तुमने बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो एक्चुअली में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? एक्चुअली में कोई करंट फ्लो हो रहा है? तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रेफरेंस पोटेंशियल क्या है? जीरो पोटेंशियल। रेफरेंस पोटेंशियल क्या है? जीरो पोटेंशियल ना। तो जब तुम जीरो पोटेंशियल के रेफरेंस में मेजर करोगे तो तुम्हें EMF मिलता है जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल है सर्किट में। इज दैट क्लियर? अब बैटरी की जब हम डिवाइस बनाते हैं तो उसको तुम अलग अलग सर्किट में डालोगे तो वोल्टेज अलग अलग आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, करंट अलग अलग होता है। तो V इज इक्वल टू IR, इतना तो सबको पता होगा। तो जैसा करंट बनेगा उसके हिसाब से पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जब बैटरी बनाने वाला इंसान होता है उसको थोड़ी पता है, वो तो बताएगा कि ये मैक्सिमम इतना वोल्टेज दे सकता है, आप जहां भी सर्किट में कनेक्ट करें। जब बैटरी डिफाइन करेंगे तो हम जब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या पता क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो। हम तो बात करेंगे थ्योरेटिकली क्या मैक्सिमम EMF जनरेट हो सकता है, क्या मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम EMF की बात करते हैं। और केमिस्ट्री में हम सिर्फ EMF की ही बात करेंगे क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। तो सेल को आप सर्किट में कहां लगाएंगे, वी डोंट नो, तो हम ये बताएंगे कि उसमें मैक्सिमम क्या पोटेंशियल आ सकता है। इज दैट क्लियर? EMF पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस से होगा एक वैल्यू। अरे तुमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है, तुमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है, तो करंट फ्लो नहीं होगा ना उस वक्त। तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में जो जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड EMF। और यदि करंट फ्लो हो गया तो एक वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? यहाँ पर मतलब करंट आई है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू IR। और इसका EMF कुछ और है, दिस E इज इक्वल टू V प्लस IR, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इस केस में। रुकवेद, आई विल टेल यू अबाउट इट।
EMF जनरेट कैसे होगा? बिकॉज ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. देयर इज अ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. अरे बैटरी है, रिएक्शन है. मान लो तुमने एक रिएक्शन करा दिया, उसने EMF जनरेट किया, जैसे बैटरी होता है, ठीक है? यदि बैटरी है तो बैटरी में तुमने सर्किट कनेक्ट किया है क्या? बैटरी तुम्हारा खुला रखा हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप, तो वहां पे जब तुमने कोई सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो व्हाट इज द EMF? उस केस में जो बैटरी का डिफाइन हुआ, दैट इज EMF. और यदि तुमने सर्किट लगा दिया तो वहां वोल्टेज ड्रॉप मेजर करते हैं, ना कि EMF. So E is simply voltage defined with in an open loop. It is the maximum value of let's say potential which can be generated by a cell without considering losses. Because once you close the circuit, loss होने लगता है, तो उसमें वो कम हो जाता है. Is that clear? अब हम बैटरी बना रहे हैं तो हम सर्किट कनेक्ट करके नहीं दिखा रहे हैं. Is that clear or not? जब हम बैटरी बना रहे हैं तो हम सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. बैटरी के सामने तुम्हारा लिखा रहता है, वो उसका EMF रहता है, because that is not considering losses. V, ये V क्या है? V is voltage and E is EMF. E is EMF. इसमें KCL KVL लगा दो उमंग, वो तो फिर चला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, अभी देखो ज्यादा, अभी हमें बस इतना ही जरूरत है, हमें बस इतना ही जरूरत है. बैटरी का रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सबने लिख लिया है क्या? हाँ यस, यहाँ पे EMF डिफाइंड है. अरे देखो, EMF इज वोल्टेज कंसिडरिंग नो लॉस, एंड वोल्टेज इज द एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप कंसिडरिंग लॉसेस. इज दैट क्लियर? तो जब तुम सर्किट कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा लॉस होगा, लेकिन जब तुम सेल बनाते हो तो वो बताता है कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ सकता है. तो मैक्सिमम बताने के लिए हमको सर्किट क्लोज नहीं करना होगा, हमको ओपन ही रखना होगा. और केमिस्ट्री में हम EMF ही निकालेंगे, क्योंकि वो उसका जो भी यूज है. दिस इज हाउ यू रोट, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. इसने EMF जनरेट किया E, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्या? IR. तो अब वोल्टेज क्या है सर्किट में? V प्लस IR. दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. इसको एक्चुअली में KCL KVL होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, क्लोज लूप में लगाते हैं, वहां से डिराइव होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, उससे लगेगा. तो अभी तुम्हें इतना ही जरूरत है कि EMF इज वोल्टेज विदाउट लॉस एंड V इज एक्चुअल पोटेंशियल. EMF बोल सकते हो वोल्टेज विदाउट लॉस, voltage ignoring any loss in the circuit. ठीक है, इतना चलेगा ना? क्योंकि हम बैटरी बना रहे हैं ना, वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द सर्किट. सर्किट में क्या वोल्टेज है हमें उससे मतलब नहीं है. हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि हम बैटरी बना रहे हैं, हम लॉस क्या होगा हम उसको इग्नोर करेंगे, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. Everybody, is that clear? Everybody, is that clear? फाइन, ठीक है, विल स्टार्ट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.